गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 12 चैप्टर नंबर 2 टॉपिक सॉल्यूशन में अपन ने सांद्रता की इकाइयों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा भी अपन ने सांद्रता की और इकाइयाँ जैसे अपन ने मोलरता, नॉर्मलता, तीसरा है फॉर्मलता, चौथा है मोललता और 5वां नंबर है मोल अंश या मोल भिन्न। ये सांद्रता की अन्य इकाइयां हैं जो सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है। तो देखिए इधर, तो अपन ने मोलरता और नॉर्मलता दोनों के बारे में कल आपको बता दिया था, मोलरता और नॉर्मलता के बारे में। ये भी अपन ने बता दिया था कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू एच आयन या ओ एच आयन की संख्या। ठीक है, ये संबंध अपन ने बता दिया। या अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, मोलरता इंटू अणुभार बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। अब आप ये देखो, तीसरा आता है फॉर्मलता। मोलरता और नॉर्मलता में अपन ने बताया था, जो मोलरता होती है वो n प्रोपोर्शनल टू 1/v होती है और नॉर्मलता भी n प्रोपोर्शनल टू 1/v होती है। अर्थात नॉर्मलता और मोलरता जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए नॉर्मलता और मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। नॉर्मलता और मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अब देखो, अपन जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है, वॉल्यूम में वृद्धि होती है। और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो नॉर्मलता कम हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरता कम हो जाती है। कई बार सवाल आता है कि इस निम्न में से सांद्रता की किस इकाई पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। उसमें जो ऑप्शन होते हैं वो होते हैं मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोललता। 4 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोललता। और इन चारों में से एक सांद्रता की इकाई ऐसी है जिस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, और वो है मोललता। कौन सी है वो? मोललता। फॉर्मलता, अपन ने मोलरता बता दिया, मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। नॉर्मलता की इकाई होती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। और फॉर्मलता की इकाई होती है ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर। तो 1 लीटर विलयन में, तीनों की परिभाषा में 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या मोलरता, विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता और ग्राम सूत्र भारों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता को इंग्लिश में फॉर्मेलिटी बोलते हैं, फॉर्मेलिटी। मोलरता को मोलरिटी, नॉर्मलता को नॉर्मेलिटी और फॉर्मलता को फॉर्मेलिटी कहते हैं। इसलिए इसे अपन F से दर्शाते हैं। मोलरता जब निकालते थे तो सूत्र लिखते थे पदार्थ की ग्राम में मात्रा। यहाँ पर स्मॉल w का मतलब है वेट है, उसका ग्राम में मात्रा है, इनटू 1000। मोल जब निकालते थे तो ग्राम में मात्रा में किसका भाग दे देते थे? अणुभार का भाग दे देते थे। तुल्यांकी भार निकालते थे, ग्राम तुल्यांक, तो ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार का भाग देते थे। और जब ग्राम सूत्र भारों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर अपन सूत्र भार का भाग लगा देंगे। किसका? सूत्र भार का।
तो मोलरता वाले सूत्र में यहाँ अणुभार आया था, नॉर्मलता वाले सूत्र में यहाँ तुल्यांकी भार आया था, और फॉर्मलता वाले में यहाँ सूत्र भार आएगा इनटू विलियन का आयतन किसमें, ml में। अगर आपने आयतन लीटर में लिया है तो यहाँ 1000 या 1000 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है अपन सूत्र भार किसके लिए यूज में लेते हैं। सूत्र भार उनके लिए यूज में लेते हैं जो विलयन में द्विलक, जिसके दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं, अर्थात वो द्विलक बना ले, त्रिलक बना ले, चतुर्लक बना ले। जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, क्या नाम है CH3COOH का, एसिटिक एसिड, जिसे सामान्य भाषा में सिरका भी कहते हैं। ठीक है, अब एसिटिक एसिड को जब बेंजोइक एसिड में रखा जाता है या उसमें डाला जाता है तो एसिटिक एसिड के जो दो अणु हैं वो आपस में जुड़कर द्विलक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं। अब एसिटिक एसिड का यदि सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल अणु है, तो उसका अणुभार 60 आता है, 60 कितना आता है। लेकिन जब ये द्विलक बना लेता है, डाइमर बना लेता है, तो इसके दो अणु जुड़ जाते हैं, तो इसका जो अणुभार ज्ञात करते हैं तो फिर अपन को 120 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 120। तो वो 120 इसीलिए प्राप्त होता है कि इसके दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो अणुभार दुगना प्राप्त होता है। अगर त्रिलक है या ट्राइमर है तो 3 गुना प्राप्त होगा, पॉलीमर है तो बहुगुणा या मल्टी गुना प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार देखो सूत्रभार में यदि द्विलक है, कौन है, द्विलक है, तो द्विलक के लिए जो फॉर्मूला आएगा, तो द्विलक के लिए अपन जो सूत्र भार निकालेंगे तो सूत्र भार कैसा आएगा, 2 इंटू अणुभार। ठीक है, त्रिलक के लिए अपन क्या निकालेंगे, त्रिलक के लिए पूछे तो अपन सूत्र भार जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, सूत्र भार बराबर 3 इंटू अणुभार। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो अणु विलयन में संगुणित हो जाते हैं उनके लिए अपन फॉर्मलता, सांद्रता जो है वो फॉर्मलता के रूप में ज्ञात करते हैं। ठीक है, जिसमें अपन द्विलक हैं तो अणुभार को 2 से इंटू करेंगे, और यदि त्रिलक हैं तो अणुभार को 3 से गुणा करेंगे, और चतुर्लक है तो अणुभार को 4 से गुणा करेंगे। ध्यान रखना, इसमें भी ध्यान रखना जो फॉर्मलता है वो आयतन के, यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मलता जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ देखो V नीचे है और A ऊपर है, तो मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता में जो है वो तीनों ही आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसलिए ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ता है तो मोलरता घटती है, नॉर्मलता भी घटती है और फॉर्मलता भी घटती है। अर्थात ये तीनों ही जो सांद्रता की इकाइयाँ है वो ताप के प्रभाव से प्रभावित होती है, ताप के प्रभाव से प्रभावित होती है। अब बात आती है अपनी मोललता की। किसकी, मोललता। इसको इंग्लिश में मोलेलिटी बोलते हैं, MOLALITY, मोलेलिटी, और इसे अपन स्मॉल m से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से। तो देखो मोललता को अपन स्मॉल m से दर्शाते हैं। अब मोलरता और मोललता में एक अंतर है। मोलरता में अपन ने पढ़ा विलय पदार्थ की मात्रा किसमें ली है, भार में, और विलयन का आयतन या विलयन का किसमें लिया है, आयतन में। तो ये कैसी हो गई, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में, अर्थात W/B में। लेकिन जो मोललता लेते हैं उसमें विलय पदार्थ की मात्रा भी भार में लेते हैं और विलयन का भार भी अपन ग्राम में लेते हैं, अर्थात दोनों ही कैसे हो गए, ये W/W। मोललता W/W मात्रक होता है। कैसा होता है, W/W, जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा भी भार में होती है और विलायक या विलयन की मात्रा भी भार में होती है। और ताप बढ़ाने पर आयतन घट बढ़ सकता है लेकिन भार में परिवर्तन नहीं होगा। लोहे की पटरी ऊष्मा पाकर फैल सकती है लेकिन उसका वेट उतना ही रहेगा, उसका वेट उतना ही रहेगा। ठीक है ना। तो इसलिए मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। परिभाषा मोलरता की, 1 लीटर विलयन में
और मोललता में लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में। वहाँ तो लिखते थे तीनों में 1 लीटर विलयन, और मोललता में क्या लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में। बस दोनों में यही लाइन में अंतर है। परिभाषा में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, और मोललता में अपन लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या बन गई, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है ना। अब देखो इसका सूत्र अपन निकालते हैं। अब अपन इस मोललता का सूत्र निकालते हैं। तो देखो सूत्र वही होगा मोललता का, स्मॉल m बराबर जो मोलरता का सूत्र है विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा इंटू 1000, वही ग्राम मोल का तो सूत्र यही आएगा, किसका भाग देंगे, अणुभार का। किसका भाग देंगे, बस अंतर ये है। तो यहाँ अपन का अंतर देखो, वही ग्राम मोलों की संख्या मोलरता में भी थी और ग्राम मोलों की संख्या मोललता में भी है। ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या आया, यहाँ अपन 1 लीटर विलयन लेते थे और यहाँ 1 लीटर विलयन की जगह 1 किलोग्राम विलायक लेते थे। मतलब वहाँ पर विलयन का आयतन 1 लीटर होता था और यहाँ विलायक का भार 1 किलोग्राम होगा। किसका भार, विलायक। विलायक जैसे पानी, विलायक का भार। अब सुनो, 1000 ऊपर से गुणा कर दिया तो किलोग्राम की जगह अपन किस में लेंगे, ग्राम में। किस में लेंगे, ग्राम में। तो ये फॉर्मूला बन गया मोललता का, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा इंटू 1000 अपॉन विलय पदार्थ का अणुभार इंटू विलायक का भार, और वो भी किस में, ग्राम में। ठीक है। अब माना देखो इधर विलयन का भार निकालना हो, किसका भार निकालना हो, विलयन का भार। तो बताओ क्या करेंगे, विलय का भार प्लस विलायक का भार दोनों को जोड़ देंगे। तो विलय का भार प्लस विलायक का भार, विलय का भार प्लस विलायक का भार, ऐसे अपन विलयन का भार निकाल लेंगे। अब माना विलायक का भार नहीं दे रखा, कल्पना करो विलयन का भार दे रखा है, तो क्या विलायक का भार कैसे निकालेंगे, विलयन के भार में से विलय के भार को माइनस कर देंगे। एक चीज़ और, अब माना अपन को यहाँ पर ध्यान रखना, इस डेफिनेशन में विलायक का भार चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, विलायक का भार चाहिए होता है। अब विलायक का जब भार चाहिए होता है तो अपन कैसे निकालते हैं, कई बार सवाल में विलयन का भार देता ही नहीं है, ना तो विलायक का भार देता है ना वो विलयन का भार देता है, वो दे देता है विलयन का आयतन। क्या दे देता है, विलयन का आयतन दे देता है और विलयन का घनत्व दे देता है। क्या दे देता है, विलयन का आयतन और विलयन का घनत्व। तो अपन क्या करेंगे, तो देखो इधर अपन जानते हैं विलयन का घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब विलयन का भार बटे उसका आयतन। तो ध्यान रखना, विलयन का जब भार निकालें तो विलयन का भार निकालें तो विलयन के घनत्व को उसके आयतन से गुणा कर देना। विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व इंटू विलयन का आयतन। घनत्व को स्मॉल d से शो करते हैं और आयतन को b से। तो सूत्र बन जाएगा d गुणा v। तो विलयन का भार कैसे निकालेंगे, विलयन का घनत्व गुणा विलयन का आयतन, और ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। किस में आएगा, ग्राम में चेंज कर देगा। कोई परेशानी, जब ध्यान रखना सवाल में विलयन का भार या विलायक का भार नहीं दे रखा हो और वो पूछे मोललता ज्ञात करो, क्या करो, मोललता। आपको जाकर किताब में क्वेश्चन देखना और वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, नॉर्मलता के, मोलरता के, मोललता के। जो नहीं आए वो मुझसे पूछ लेना। अब आप ये देखो, विलयन का भार नहीं दे रखा, विलायक का भार नहीं दे रखा और सवाल में विलयन का घनत्व दे दिया और विलयन का आयतन दे दिया।
ठीक है, मोलरता पूछे तो डायरेक्ट बिलियन का आयतन आ जाएगा यहाँ, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि मोलरता पूछे, मोलरता की जगह मोलरता पूछे तो सबसे पहले अपन बिलियन का भार निकालेंगे, उसके घनत्व को उसी के आयतन से गुणा कर देंगे, उसका भार ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन को क्या निकालना होता है, विलायक का भार निकालना होता है। तो फिर बिलियन के भार में से विलय के भार को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, विलायक का भार, और फिर सूत्र में रख के मोलरता को ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान रखना, अगर बिलियन का घनत्व और आयतन दे रखा है तो पहले भार निकालेंगे, भार निकालने के बाद में फिर विलायक का भार निकालेंगे, और विलायक का भार निकालने के लिए बिलियन का जो भार आएगा उसमें से विलय के भार को माइनस कर देंगे। तो ये है मोलरता, ये भार भार मात्रक होता है। कैसा होता है, भार भार, मतलब विलय की मात्रा भी ग्राम में और इसकी मात्रा भी ग्राम में, ग्राम या किलोग्राम में ले लो। तो ध्यान रखना, ताप का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, क्योंकि ताप बढ़ाने या घटाने पर आयतन में उतार चढ़ाव होता है, ना कि उसके वेट में, इसलिए मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अब आता है अपना मोल अंश। क्या आता है, मोल अंश। इसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। इसे मोल अंश कह लो, मोल भिन्न कह लो, मोल प्रभाज कह लो, तीन नाम है। मोल अंश कह लो, मोल भिन्न कह लो, या मोल प्रभाज कह लो, और इंग्लिश में एक ही नाम है, मोल फ्रैक्शन। मोल भिन्न, मोल प्रभाज, या मोल अंश, या मोल फ्रैक्शन, ये है। अब देखो इधर मोल भिन्न कैसे निकालते हैं। माना बिलियन में दो अवयव है। कितने अवयव हैं, बिलियन के अंदर दो अवयव है, ए और बी। इसके मोलों की संख्या है Na और इसके मोलों की संख्या है Nb। समझना इसको अच्छे से, विलय के मोलों की संख्या Na है और दूसरे की Nb है। ठीक है, अब आप देखो कि एक बिलियन अपन ने लिया है जिसमें दो अवयव है ए और बी। कितने अवयव है, दो अवयव है ए और बी। ए के मोलों की संख्या Na है और बी के मोलों की संख्या Nb है। अब अपन मानते हैं, देखो इधर इसकी मोल भिन्न, इसकी मोल भिन्न, इसकी अपन ने मान ली XA और इसकी मान ली XB। ठीक है, कुल मोल कितने आएंगे बताओ, कुल मोल आएंगे, बिलियन में दो अवयव है तो दोनों के मोलों को जोड़ दो, Na प्लस Nb। अगर माना तीन अवयव होते तो तीसरे के मोल Nc होते तो तीनों को जोड़ देते, चार अवयव होते तो चारों के मोलों की संख्या जोड़ देते, दो है तो दोनों के मोलों की संख्या को अपन ने जोड़ दिया, तो ये आ गया कुल मोल। अब अपन को जिसकी मोल भिन्न निकालनी है, जैसे अपन से कहे कि ए की मोल भिन्न निकालो, तो मोल भिन्न को अपन x से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, x से शो करते हैं, मतलब x से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर x का मतलब है मोल भिन्न, उसके पैरों में a लिख दिया तो ये बन गया a की मोल भिन्न। अगर अपन को वो लिखना पड़े O2 की मोल भिन्न, तो x के पैरों में O2 लिख दो तो उसका मतलब होता है O2 की मोल भिन्न। x के पैरों में NH3 लिख दिया तो उसका मतलब होता है NH3 की मोल भिन्न, और x के पैरों में H2 लिख दिया तो उसका मतलब होता है हाइड्रोजन की मोल भिन्न। तो बताओ किसी अवयव की मोल भिन्न या मोल भिन्न किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं। किसी अवयव की मोल भिन्न उस बिलियन में उपस्थित उसके अवयव के मोलों की संख्या। इसको ध्यान से समझना परिभाषा को। एक बिलियन है, दो अवयव है, दोनों की मोलों की संख्या Na है और Nb है, और मोल भिन्न x है, XA है और XB है, कुल मोल Na प्लस Nb है। तो अपन को A की मोल भिन्न निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जिसकी मोल भिन्न निकालनी है उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। और यदि अपन को XB की पूछता है
तो कैसे निकालेंगे? बी के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ये लो ऐसे निकालेंगे। परिभाषा पूछे तो बिलियन में किसी अवयव की मोल भिन्न उसके मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात होती है। डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखेंगे? किसी बिलियन में या बिलियन में किसी अवयव की मोल भिन्न, बिलियन में किसी अवयव की मोल भिन्न उसकी मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात होती है, क्योंकि Na प्लस Nb कौन है? ये कुल मोल, उसके मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात होती है। तो यहाँ देख लो, ए की मोल भिन्न निकालनी है तो ए के मोल बटे कुल मोल, बी की मोल भिन्न निकालनी है तो बी के मोल बटे कुल मोल। ठीक है, अब बात आती है कि यदि अपन ने दोनों की मोल भिन्नों को जोड़ दिया एक्स ए प्लस एक्स बी, तो जोड़ो कितना आएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। दूसरे को जोड़ो, ये ए है, कौन है ये? ए। ये एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। जोड़ लो, बताओ कितना आएगा? लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आएगा? एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये ए है तो बताओ एन एस, इससे ये कट गया तो क्या बचेगा? एन ए। इससे ये कट गया तो क्या बचेगा? एन बी। ऊपर नीचे सेम है तो कितना आएगा? एक। कहने का मतलब चाहे बिलियन में 2 अवयव हो, 3 हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग 1 प्राप्त होता है या 1 होता है। किसी बिलियन में अवयव चाहे 2 हो, चाहे 200 हो, चाहे 10 हो, सभी अवयवों की मोल भिन्नों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना प्राप्त होता है? इकाई प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो मोल भिन्न किसे कहते हैं? उस अवयव के मोल बटे कुल मोलों का अनुपात मोल भिन्न कहलाती है। तो बिलियन में किसी अवयव की मोल भिन्न उसके मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात होती है, और जिसकी मोल भिन्न निकालनी है उसी के मोल बटे कुल मोल, ये इसका सूत्र है। जिसकी मोल भिन्न निकालनी है उसी के मोल बटे कुल मोल। ए की मोल भिन्न निकालनी है तो ए के मोल बटे कुल मोल। हाइड्रोजन की मोल भिन्न निकालनी है तो हाइड्रोजन के मोल बटे कुल मोल। और सभी अवयवों के मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होता है। और मोल कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो पदार्थ की ग्राम में मात्रा में उसके अणुभार का भाग दे दो, मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपनी सांद्रता की सारी इकाइयाँ मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद में अपना नया टॉपिक चलेगा जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लेना।